It's complicated. It's not you, it's me. It's not me, it's you. We are at different places. We don't see eye to eye. ऐसी टाइप की चीज़ें ह्यूमन रिलेशनशिप्स में सुनना काफ़ी कॉमन है. एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर प्रीटी कॉम्प्लेक्स, बट थैंकफुली लीगल रिलेशनशिप्स आर प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड. एंड इसी को समझने में हमारी हेल्प करी थी वेस्ली होफेल्ड ने, जो एक 19th सेंचुरी के काफ़ी जाने माने व्यक्ति थे. एंड इन्होंने बोला था कि एक राइट का नेचर हम 8 टर्म्स में समझ सकते हैं. एंड अगर हम ये 8 टर्म्स के बीच का रिलेशनशिप समझ लें तो हम ज़्यादा अच्छे से एक राइट का एनालिसिस कर पाएंगे. वो एक जूरिस्ट थे, मतलब फिलोसोफर आप मान लीजिए लॉ के फील्ड में. तो उन्होंने ऐसे बोला था कि जैसे अगर किसी के पास राइट होती है तो उसी आदमी के पास एक नो राइट भी होगी. यानी कि इनको हम कहते हैं ड्यूरल ऑपोजिट्स एंड दे अप्लाई ऑन द सेम पर्सन. मानी कि अगर आपके पास राइट है तो आपके पास कोई ना कोई नो राइट्स भी होंगे. इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी पे किसी ने ट्रेसपास किया, सो नाउ यू हैव अ राइट टू इजेक्ट हिम. आपके पास राइट होगा कि उसको प्रॉपर्टी से बाहर निकालें. बट एट द सेम टाइम यू हैव नो राइट टू यूज एक्सेसिव फोर्स. मतलब ये नहीं है ना कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई जैसे ही एंटर करेगा अब उसको बॉम्ब से उड़ा देंगे या गोली मार देंगे. सिमिलरली अगर आपके पास पावर है तो आपके पास डिसेबिलिटी नहीं है, विच मीन्स कि जैसे आपके पास आप एक आर्मी ऑफिसर है तो आपके पास पावर है टू शूट एट साइट या फिर शूट एट एनिमी लाइंस. इसी का ये मतलब है कि दैट यू आर नॉट डिसेबल्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग पीसफुल मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन. इसको एक और एग्जाम्पल से, थोड़ा इजी एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास एक प्रिविलेज है, राइट. अब जैसे हमारे जो पार्लियामेंट में जो एमपीज हैं वो उनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होती है कि वो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हैं और उन पर डेफेमेशन वगैरह नहीं लगता है. बट एट द सेम टाइम उन पर ये ड्यूटी है कि वो बेकार के लांछन ना लगाएं लोगों पे और उल्टी सीधी चीज़ें ना बोलें. अब वो अलग है कि पार्लियामेंट में कुर्सियां टेबल भी फेंकी जाती हैं और ये सब भी होता है, बट थ्योरेटिकली आइडियली इनका ये होता है कि अगर आपको किसी चीज़ की प्रिविलेज मिली तो आपको इस चीज़ की ड्यूटी है कि आप उस प्रिविलेज को रिस्पेक्ट करें. और इसी को हम ड्यूरल ऑपोजिट बोलते हैं, क्योंकि बट ड्यूरल ऑपोजिट सेम पर्सन पे लगता है. मतलब if I have a privilege to do this, I have a duty to maybe not do that something else, or maybe duty to do something else. वैसे ही if I have a power to do something, so I am not disabled to do something. जैसे कि हमारे जो president हैं, he is the head of the armed forces, so he has the power to call upon them and declare war या फिर जो भी. वैसे ही so he is not disabled from taking any action towards an external aggressor. मान लीजिए इंडिया पे खुदा ना खास्ता कभी कोई वॉर डिक्लेयर करे तो नाउ ही हैज़ द पावर टू कॉल अपॉन आवर एस्टीम्ड आर्म्ड फोर्सेस एंड से कि आप उनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए. बस इसी को हम ड्यूरल ऑपोजिट बोलते हैं. फिर जो आप ये वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं इनको ड्यूरल कोरिलेटिव्स बोला जाता है. ड्यूरल कोरिलेटिव्स ऑपोजिट पर्सन पे लगते हैं. यानी कि इफ आई हैव अ राइट टू डू समथिंग then you have a duty to respect my right. इसको समझते हैं. जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट है, I have a right to clean air. जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो अभी तो मैं इतना वो राइट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ पॉल्यूशन के मारे, बट ठीक है. तो इफ आई हैव अ राइट टू क्लीन एयर तो वहीं पे देयर इज अ ड्यूटी अपॉन अदर पीपल to not litter and to not pollute the environment. वहीं पे if I have a power to say मान लीजिए I have a power to arrest someone, जैसे सिविल अरेस्ट भी पावर होती है, तो वहीं पे that other person is liable to follow the law and then adhere to my instructions to not resist. ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही सिविल अरेस्ट का पावर होता है लोगों के पास और ये यूजुअली कम सिचुएशंस में देखने मिलता है. बट इसका एक और एग्जांपल समझते हैं. जैसे कि इफ आई हैव इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट,
जैसे मान लीजिए मैं प्रेसिडेंट हूँ एंड द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज ऑफिस इज इम्यून फ्रॉम एनी अरेस्ट, तो वहीं पे इफ द प्रेसिडेंट इज इम्यून फ्रॉम अरेस्ट देन द पुलिस इज डिसेबल्ड फ्रॉम अरेस्टिंग, तो ये ऑपोजिट पर्सन पे लगता है। और बस इतना सा है। अब ये आपको शायद थोड़ा इजी लग रहा हो कि ये तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और ये तो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम 2025 में हैं। ये सब चीज़ें जब 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में बोली गई थी तब एक काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें थी एंड तब ये काफ़ी लोगों को हेल्प करती थी चीज़ें समझने में, जो जूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट्स थे। अब जैसे ये वेस्ली होफील्ड ने ये सब लिखा हमें हमारे लिए, अगर आपको ये दोनों स्क्वायर्स टाइप के जो डायग्राम है ये समझ में आ गए तो आपको होफील्ड एनालिसिस समझ में आ गया। इसको पता नहीं क्यों एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है लॉ स्कूल में और क्लैट में भी, बट अगर आप समझ जाते हैं इसको ठीक से तो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स। बस फिर इन्हीं को देख के एक और आदमी आए, इनका नाम था मिस्टर जेम्स, विलियम जेम्स। इन्होंने बोला कि देखो ये जो जूरल कोरिलेटिव्स हैं, जो मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, तो ऐसे तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकता हूँ और जो मैं ये ऑपोजिट पे कह रहा हूँ ये इन हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी लग जाएगा। तो लोगों ने बोला हाँ बात तो सही है। जैसे कि अगर मान लीजिए आई हैव अ राइट टू क्लीन एयर, ठीक है, तो यू हैव अ प्रिविलेज to also enjoy that clean air. Similarly, if I have a power to do something, then you also have immunity from, say, certain other things, or you may have immunity to do something more. इसका मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि मैं और मेरा एक दोस्त, मान लीजिए हम दोनों किसी एक क्राइम में उलझे हैं। नाउ ऑब्वियसली इफ समवन हैज कमिटेड अ क्राइम देन दैट पर्सन इज लायबल टू बी अरेस्टेड, राइट। पर वहीं पे अगर मान लीजिए ए इज लायबल टू बी अरेस्टेड देन हिज फ्रेंड बी इज डिसेबल्ड फ्रॉम हेल्पिंग हिम एवेड अरेस्ट। वहीं पे मान लीजिए इफ आई हैव अ ड्यूटी टू से नॉट लिटर द एनवायरनमेंट, then other people have no right to litter the environment. तो इसका मतलब भी ये हुआ कि जो जूरल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो भी ऑपोजिट पर्सन पे ही लगते हैं, वो सेम पर्सन पे नहीं लगते हैं जब हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्यूटी का जूरल कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, वो है नो राइट, वो भी ऑपोजिट पर्सन पे ही लगता है। और ये दिया था विलियम जेम्स ने। अब होफेल्डियन एनालिसिस को यूजुअली थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में पढ़ाते हैं जूरिस्प्रूडेंस के वक्त, बट अगर आप ऐसे समझ जाते हैं तो इजी सा ही है। एंड लेकिन इसमें भी ना कुछ लोगों ने प्रॉब्लम्स निकाली हैं, इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म्स निकाले हैं। इनमें से लोगों ने बोला कि देखिए आप राइट का डेफिनेशन एज सच तो बता नहीं पा रहे हैं, आप राइट्स और पावर्स, इम्यूनिटी, इन सब चीज़ों का मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, इलस्ट्रेशंस के थ्रू बता रहे हैं, तो उसका डेफिनेशन पर से आप नहीं बता पा रहे हैं। एंड इन वर्ड्स, एक्सप्रेस वर्ड्स में ये सब चीज़ें डिफाइन करना काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके मारे हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं एंड उसकी फिलॉसफी समझते हैं। वहीं पे मान लीजिए कि अगर आप किसी चीज़ को मिस लेबल कर दें तो आप उसका जूरल कोरिलेटिव या जूरल ऑपोजिट गलत निकाल बैठेंगे। जैसे मान लीजिए फ्री स्पीच है, अब फ्री स्पीच राइट है कि पावर है। अब अगर मान लीजिए कि मैंने उसको राइट समझा तो मैं उसका जूरल ऑपोजिट नो राइट बोल दूंगा। वहीं पे अगर मैं पावर समझूंगा तो मैं उसका जूरल ऑपोजिट डिसेबिलिटी समझ लूंगा। तो जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं राइट टू फ्री स्पीच, वी हैव अ राइट टू फ्री स्पीच, बट देन अगर आप मैं इसमें राइट और ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं जो है कि जूरल कोरिलेटिव, इफ आई हैव अ राइट टू फ्री स्पीच देन यू हैव अ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट माई फ्री स्पीच, but at the same time I have no right to defame you. तो अब इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको कोरिलेटिव और ऑपोजिट दोनों बता दिए, राइट।
एट द सेम टाइम इफ मान लीजिए कि आई हैव अ राइट टू से फ्री स्पीच, देन यू हैव अ प्रिविलेज टू ऑल्सो एंजॉय फ्री स्पीच। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरल कॉन्ट्रडिक्शन भी ऑपोजिट पर्सन पे लग रहा है। अब अगर आपको ये सारे टर्म समझ में आ गए तो होपफुली एनालिसिस आपको पूरा समझ में आ गया, एंड इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। टू बी ऑनेस्ट पता नहीं क्यों लॉ स्कूल में इसको लोग टफ मानते थे, बट अगर आप ये समझ जाएं तो काफ़ी आसान है। एंड ऑब्वियसली ये सब चीज़ें थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हैं। जूरिस्प्रूडेंस क्योंकि एक फिलोसफी का एक क्या कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन है, तो इन सारी चीज़ों को आप कॉन्सेप्चुअली अगर समझ गए हैं तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अगर पावर का ड्यूरल कॉन्ट्रडिक्शन मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूँगा इम्यूनिटी, ड्यूरल ऑपोजिट बोला जाए तो डिसेबिलिटी, ड्यूरल कोरिलेटिव